हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी को नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले ही मिल चुका था। कुछ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से थोड़ा सा सेशन आपका लेट हुआ है, लेकिन हम एक बेहतरीन और शानदार सेशन आपको देने जा रहे हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को बताना ये है कि आज ये जो सेशन है वो केवल एक मॉडल पेपर है, और ये आपका जो मॉडल पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। और हम सभी लोग यूपी बोर्ड 2022 लक्ष्य 24 मार्च पर कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्य को हम लोग रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 24 मार्च आपका पहला जो विषय है हिंदी, उसका महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर है। और यहाँ अगर आप ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ते हैं, शुरू से अंत तक सेशन में बने रहते हैं, तो यहाँ से नंबर मिलना तय है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सेशन को पूरा एंजॉय करने के बाद यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ पे साथ एक शेयर ज़रूर आप करें, क्योंकि बहुत सारे छोटे भाई बहन आपके ऐसे मॉडल पेपर के बहुत ही निडी हैं। तो चलिए सीधे हम लोग सेशन की ओर चलते हैं। एक और सूचना कि आप में से यदि कोई पीडीएफ स्टडी मटेरियल नोट्स प्राप्त करना चाह रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक के माध्यम से सीधे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ स्टडी मटेरियल और नोट्स साथ में पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है वो है गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं ये आपको बताना है। तो हमको मालूम है कि ये जो रचना है ये जो बुक लिखी गई है ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। आपका यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? आपको बताना क्या है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो विधा आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन आपका है निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, कहानी। तो ध्यान आपको रखना है कि जो ये त्रिवेणी विधा है ये विधा इसकी निबंध है। एक पॉइंट आपका क्लियर होता है। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे इसको किसने लिखा है, तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे लिखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा बतानी है। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा बतानी है। तो ऑप्शन है एकांकी, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो हमको मालूम है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक नाटक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो नाटक पूछेगा या तो इसके राइटर का नाम पूछेगा। तो दोनों तरीके से आप इसे क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम कहानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है। हिंदी की प्रथम कहानी पूछ की रात है, आत्माराम है, इंदुमती है, कलाकार का दंड है। तो हमको यह मालूम है कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है वह कौन सी है। वो कहानी आपकी है इंदुमती। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसको किसने लिखा है, तो इसे किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बोलगा से गंगा के लेखक हैं। तो बोलगा से गंगा के जो लेखक हैं उनके जो ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो बोलगा से गंगा एक हमारे जो महत्वपूर्ण राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन, ये उनकी रचना है, उनकी ये कलम से लिखा गया है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बोलगा से गंगा जो है वो उसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगली कड़ी में जायसी का पद्मावत इम्पोर्टेंट रचना है, ये ध्यान रखेंगे। पद्मावत किसने लिखा है, तो जायसी ने लिखा है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो भाषा पूछा है, तो ध्यान रखेंगे। आपका ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या फारसी।
तो हमको ये 100% मालूम है कि जायसी द्वारा रचित ये जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि जो हैं उसमें आपका जो ऑप्शन आ रहा है कबीरदास, सूरदास, नाभादास और रैदास। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपको मिला है और कृष्ण भक्ति के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन सूरदास से ज़्यादा प्रसिद्ध कोई नहीं है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का अन्य नाम है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। तो ध्यान रखना है कि रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो श्रृंगार काल है। ऑप्शन में श्रृंगार काल है तो श्रृंगार काल आप करेंगे। ध्यान रखेंगे इसका एक नाम कला काल भी है और अगला नाम अलंकृत काल है और अगला जो नाम है वो अलंकार काल है। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों काल आपके जो ब्रैकेट में है और श्रृंगार काल, ये सब चार के चारों नाम रीतिकाल के हैं और ये इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को भी आपको दिखा तो यह उसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, साकेत के कवि हैं। साकेत बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, ध्यान रखेंगे साकेत के कवि हैं। तो अज्ञेय आपको ऑप्शन मिल रहा है, धर्मवीर भारती मिल रहा है, प्रताप नारायण मिल रहा है, मैथिली शरण गुप्त मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे साकेत जो प्रसिद्ध अपने कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, यह उनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसे लगा लीजिएगा। इतिवृत्तात्मक, स्वच्छंदतावादी, छायावादी, कविवृत्तात्मक आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये द्विवेदी युग की कविता को इतिवृत्तात्मक कहा जाता था। कभी कभी यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि इतिवृत्तात्मक का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखेंगे इतिवृत्तात्मक का जो अर्थ है वो है वस्तु वर्णन। तो आपके पहले जो क्वेश्चन में 10 आपके मेन जो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल आते हैं और या अति लघु में आते हैं, उसमें इन 10 में से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपका ये 10 क्वेश्चन क्लियर होता है। अब अगला जो आपका खंड होगा वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा। तो गद्यांश के जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे एक गद्यांश लिखा रहेगा, जैसे मैं आपका एक गद्यांश पढ़ रहा हूँ। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो जो आपके गद्यांश पे आधारित होगा, एक आपका पैसेज इस तरह से दिया रहेगा और उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे इस गद्यांश पर हमने जो क्वेश्चन मेंटेन किया है उसको देखेंगे। जैसे हमने प्रश्न जो आपका मॉडल पेपर का है वो यह है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कुछ यह भी ध्यान रखेंगे, पैसेज को पढ़ने पर कुछ जो लाइन है इसको अगर माइंड में सेट रखेंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि इससे आपको संदर्भ लिखने में बड़ी ही आसानी होगी, इसलिए कुछ लाइन पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो यह प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो उसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। एक आपका क्वेश्चन मेंटेन, अगर आप कुछ लाइन दिमाग में रखें तो ये ध्यान रखेंगे यह गद्य गरिमा से लिया गया है और जो पाठ का नाम है वो राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक इसके जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और यहाँ बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन आज के बाद ये परेशानी आपकी दूर होने वाली है। उनसे कहा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। जैसे पैसेज में है, मैंने अंडरलाइन किया है, एक बार फिर से आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे पूरी व्याख्या आपके माइंड में सेट हो जाएगी। फिलहाल एक बार मैं अच्छे तरह से आपको बता दूंगा तो और अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। सूर्य की किरणें रेखांकित अंश में, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, यहाँ से लेकर बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, यहाँ तक की लाइन अंडरलाइन है। इसका जो व्याख्या है, सूर्य की किरणों से पृथ्वी अमृत रस से परिपूर्ण हो जाती है, अर्थात जब तक पृथ्वी में सूर्य की किरणें विद्यमान रहेंगी तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा। मानव पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इसी कारण शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना हुआ है। मनुष्य के जीवन का सुदृढ़ आधार राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति पर ही मानव जीवन की प्रगति निर्भर करती है। इतिहास के अनुसार अनेक उन्नति और अवनति के पश्चात भी मनुष्य का जीवन चलायमान है। तो ये आपका गद्यांश का बेहतरीन क्वेश्चन था। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया। राष्ट्रीय जन मतलब व्यक्ति, मनुष्य, तो किसके साथ में तादात्म्य प्राप्त किया है, इसको जानेंगे। राष्ट्रीय जन ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य किया है। किसके साथ में तादात्म्य, किसके साथ हुआ है, भूमि के साथ। ये पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। मानव पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा है। मानव पीढ़ियाँ जो है वो अपने राष्ट्र से जुड़ी हैं, इसी कारण शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना हुआ है। तो आपका यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। राष्ट्रीय जन का, जो राष्ट्र के लोग हैं, उनका जीवन कब तक अमर है, ये क्वेश्चन आपका है। तो उत्तर ध्यान रखेंगे, जब तक प्रकृति में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। जब तक सूर्य की किरणें यहाँ पर चमक रही हैं, हमारे लोगों का जो जीवन है वो अमर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखेंगे, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जन का संतत वाहिनी जीवन किस तरह है। जन का जो संतत वाहिनी जीवन है वो किस तरह है, ये आपको उत्तर करना है। तो जन का संतत वाहिनी जीवन नदी की तरह है। किसकी तरह है, नदी की तरह। जिस प्रकार एक नदी निरंतर गतिशील रहकर बीच बीच में डेल्टा का निर्माण करती है, ध्यान रखेंगे, जो नदी होती हैं वो डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ जो कवि कह रहा है, बता रहा है कि जिस प्रकार एक नदी निरंतर गतिशील रहकर बीच बीच में डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के लोग अपने कार्य व श्रम से निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो कार्य और श्रम के माध्यम से जो राष्ट्र के लोग हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। गद्यांश के बाद आपका बेहतरीन जो क्वेश्चन आता है, जहां लड़के परेशान अधिक और हो जाते हैं, पद्यांश पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये पद्यांश है। पूरी तरह से आपको माइंड में सेट कर दिया जाएगा, केवल आप सेशन के अंत तक बने रहेंगे। आपका पद्यांश जो है वो ये है। पद्यांश में कह रहा है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती, भूरे खासी अराल, अपलक नभ झील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल, कोक उड़ता हरने निज बिरह शोक, छाया को कोकी का बिलोक। बेहतरीन तरीके से आपको यह पद्यांश आज क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो लाइन आप दिमाग में रखेंगे, तभी आप इस
क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है। ध्यान रखेंगे ये लाइन कहाँ से ली गई है, सुमित्रानंदन पंत के बेहतरीन आपकी जो कविता है नौका विहार, उससे यह क्वेश्चन आपका लिया गया है, ये आपकी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किस प्रकार किया है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किस प्रकार किया है। तो उत्तर ध्यान रखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। एक तट का नहीं, दोनों तटों का प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। साथ ही साथ गंगा नदी के सौंदर्य को अति रंजित करने का प्रयास किया है। और इस कविता के माध्यम में से सुमित्रानंदन पंत जी ने गंगा का जो सौंदर्य बखान किया है, वह आपको ध्यान में रखना है कि इसमें गंगा जी को भी उनके सौंदर्य को रंजित करने का प्रयास किया है। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। किस पंक्ति का, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि महोदय कहना चाहते हैं कि कवि को दूर से दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हैं। दोनों किनारे आपस में मिलने के लिए इस तरह से वर्णन किया गया है कि वो एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन बनता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको प्रोज में भी मिलेगा अर्थात गद्य भाग में मिलेगा और पद्य भाग में। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है वो ध्यान में रखेंगे। वही गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं है, जो भ्रमवश जल में ही छाया को चकवी समझ उसे पाने की चाह लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल होकर आकाश में उड़ता जा रहा है। रेखांकित अंश के बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है, कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत हुआ। कवि महोदय जब वृक्षों को देखे तो उनको कैसा प्रतीत हुआ, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखेंगे, कवि को दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौवें हैं। इस समय वो कैसी हैं, तिरछी भौवें के समान है और धरती को एक टक निहार रही है। यहां से आपको गद्य का, पद्य का और हिंदी के वो 10 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार में यदि नहीं समझ में आ रहा है दोबारा आप देखें, फिर भी अगर कहीं भी आपको डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। जितनी भी जल्दी हो सकेगा मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। जितने लोग भी सेशन से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, उसे एक लाइक और एक शेयर देना निश्चित है, क्योंकि आपको और आपके बहुत सारे छोटे भाई बहन को ऐसे बेहतरीन सेशन की बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद।